ये देश है हमारा में इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। 20 हमारा लेकिन 80 में भी अब होगा बंटवारा। सवाल है कि देश की 80% आबादी क्या इस जाल में फंस गई है? भारतीय जनता पार्टी ने जब सबका उड़ाया उपहास तो काहे का सबका साथ सबका विकास। अपने वतन पर सदियों तक गैर रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक फूल है उनके पैरों। तो आप सरकार में थे, आप मना कर देते कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, उसमें तो आप बात नहीं करोगे। तब आप चले जाओगे इधर उधर इधर उधर घूमते रहते हो आप। पठान, गद्दी, अंसारी, बहना बताओ क्या क्या नहीं है भाई। अरे मैं मानता हूँ कि है, जब तक हिंदू हो तब तक केंद्र बिंदु हो। और क्या पूछिए और क्या जिनकी पूछे सोची गई हैं। आप लोग कौन है, हिंदू है या जाति है? आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। 13 मई को आए कर्नाटक के नतीजों ने बीते हफ्ते भी काफी हेडलाइंस को बटोरा, यानी सुर्खियों को बटोरा। सवाल उठे क्या विपक्ष को मोदी के खिलाफ तुष्टीकरण का एक नया फॉर्मूला मिल गया है? हालांकि यह फॉर्मूला भारत की सियासत में बिल्कुल नया नहीं है, बड़ा पुराना है, लेकिन अब तुष्टीकरण का एक नया वेरिएंट इजाद हो गया है व्यूअर्स। इसे आप तुष्टीकरण का डबल क्रॉस या डबल अटैक भी कह सकते हैं, जिसमें एक नजर मुस्लिम वोटों पर होती है तो दूसरी नजर बात होती है कि कैसे दूसरी तरफ के वोटों का ज्यादा से ज्यादा बंटवारा हो। कर्नाटक में जातिगत जनगणना का मुद्दा उछालकर कांग्रेस ने इस नए वेरिएंट की टेस्टिंग भी कर ली है और सक्सेसफुल भी हुई है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक कांग्रेस को कर्नाटक में करीब 60% दलित वोट मिले हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों ने भी कांग्रेस को अब तक सबसे बढ़ चढ़कर वोट डाला है, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने और 4% मुस्लिम आरक्षण वाला दांव चल दिया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में तुष्टीकरण के इस नए वेरिएंट का तब ट्रायल रन हुआ था जब स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को दलित विरोधी बता दिया था, धार्मिक, सामाजिक और सियासी बवाल खड़ा कर दिया था। सालों पहले जम्मू कश्मीर से जब कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे थे तो उनके लिए किसी विपक्षी दल ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया था, क्योंकि उनका अल्पसंख्यक हो जाना इन पार्टियों के लिए शायद फायदेमंद साबित होने वाला था। हरियाणा में जाट आरक्षण पर सियासत है, राजस्थान में गुर्जर आरक्षण पर पॉलिटिक्स है, हंगामा है। इसके बाद जो बचे है उनका ब्राह्मण, क्षत्रिय, मौर्य, कुशवा, सैनी, कायस्थ और ना जाने कितने हिस्सों में बंटवारा हो जाता है। सवाल है कि देश की 80% आबादी क्या इस जाल में फंस गई है? यह देश है हमारा में इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। 20 हमारा लेकिन 80 में भी अब होगा बंटवारा। आज ये देश है हमारा वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम इस देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर, क्योंकि जातियों में बांट कर, काट कर किस तरह की पॉलिटिक्स रची जा रही है, इजाद हो रही है। आज ये देश है हमारा इसी पर व्यूअर्स। कर्नाटक के नतीजों से एक पुरानी बहस फिर ताजा हो गई। कर्नाटक के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिले। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 9 जीते। जेडीएस ने 23 मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन एक भी नहीं जीता। जेडीएस के गढ़ पुराने मैसूर में भी कांग्रेस को वोट मिले, क्योंकि कांग्रेस ने प्रचार के दौरान खुलकर जेडीएस को बीजेपी की बी टीम कहा था। बात साफ, मुस्लिम वोटर्स ने न सिर्फ बीजेपी से दूरी बनाई रखी, बल्कि जिस पार्टी पर उन्हें नतीजों के बाद बीजेपी से गठबंधन की आशंका थी, उससे भी किनारा कर गया। लेकिन इस बार कांग्रेस लिंगायत और दलितों को भी काफी हद तक रिझाने में कामयाब रही। कर्नाटक में 22% ओबीसी वोटर, वहां 30 सीटों पर ओबीसी वोट का असर है। कांग्रेस ने 52 ओबीसी कैंडिडेट उतारे, जबकि बीजेपी ने 37 ओबीसी कैंडिडेट उतारे। कांग्रेस को 30% लिंगायत वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 64% दलित वोट मिलने का भी अनुमान है। राजनीति में हमेशा ये माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट नहीं करता। ये एक बार फिर साबित हो गया। शायद इसीलिए सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हुए दलितों को साधना शुरू किया और 2014 से उन्हें इस फॉर्मूले में कामयाबी भी मिली।
लेकिन अब विपक्ष बीजेपी को चित करने के लिए दोहरी चाल चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 20% मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है, लेकिन बीजेपी से जीतने के लिए सिर्फ इतने से बात नहीं बनती। इसलिए दलितों को साधने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को सक्रिय किया जाता है, जो रामचरितमानस वाले विवादों को खड़ा कर 22% दलितों को साधने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, धोबी, पासी, क्षत्रिय, ब्राह्मण और न जाने कितनी जातियों में टूटे हिंदुओं को रिझाने की कोशिशें होती। बिहार में भी आरजेडी और जेडीयू मुसलमानों की पहली पसंद है। इसके बाद फिर जातियों में खंडित हिंदुओं के वोट का जुगाड़ लगाया जाता है। यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सबसे पहले रामचरितमानस वाला विवाद शुरू किया था। देश का कोई भी राज्य ले लीजिए, बीजेपी से लड़ने का सबसे नया फॉर्मूला अब टोटल 20% मुस्लिम वोट प्लस खंडित 80% आबादी है। बीते 178 दिन से उत्तर भारत में स्वामी दीपांकर भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, जिसके जरिए वो लोगों से जातियों में न बंटने और संगठित होने की भिक्षा मांग रहे हैं। हालांकि स्वामी दीपांकर की यात्रा गैर राजनीतिक है, लेकिन सवाल है कि क्या देश का वोटर वाकई इस बंटवारे वाले ट्रैप में फंसता जा रहा है? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी जुड़े हैं, उनका अभिनंदन है। जोरदार ताली से स्वागत करिए। अनुराग भदौरिया का अभिनंदन है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्य प्रकाश है, नेशनल कन्वीनर है नीतीश विचार मंच के, उनका अभिनंदन है। स्वामी दीपांकर है, लगातार भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है। खास तौर पर आज हमने इस चर्चा के लिए बुलाया है। स्वामी जी, तो आज की शुरुआत आप ही से कर देते हैं। आप तो यात्रा कर रहे हैं कि कोई बटे ना, कोई बटे ना, सब एक हो जाए, लेकिन सियासत तो कुछ और कहती है, पॉलिटिकल पंडित तो कुछ और कहते हैं, और हम भी कुछ और ही कहते हैं। हम जब चुनावों का विश्लेषण करते हैं, ये मैं मानता हूं बात, हम भी जब चुनावों का विश्लेषण करते हैं तो यही करते हैं कि मुस्लिम वोट तो एक मुश्त इधर पड़ गया, लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी कहां गया, दलित कहां गया, अब तो महादलित भी हो गया है, अति पिछड़ा भी हो गया है, पिछड़ों से ज्यादा। तो आप तो सक्सेसफुल ही नहीं हो रहे अपनी यात्रा के अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जमीनी हकीकत देखनी होगी। आज 178 दिन हो गए भिक्षा यात्रा करते हुए, और मैं बड़े गर्व से कहता हूं उसमें भिक्षा दाल आटा चीनी चावल की नहीं है अमीश भाई, उसमें भिक्षा है जातियों में विभाजित ना होकर एक हिंदू होकर रहो। और यह भिक्षा, और तकरीबन 5 लाख लोगों को, मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 5 लाख लोगों को इसी तरह से हाथ खड़ा कर कर मैं स्वयं संकल्प दिला चुका हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों की यह यात्रा है। थोड़ा सा दिल्ली, थोड़ा सा हरियाणा, थोड़ा सा उत्तराखंड जुड़ा था जब यहां पर आचार संहिता लगी थी। आचार संहिता हट गई, आज यात्रा खतौली थी, और खतौली वही लोग थे जिनका आप भी जिक्र करते हैं, संत रविदास के वो अनुयायी जो सनातनी और मेरे भाई हैं, जो साथ में खड़े होकर कहते हैं। यात्रा दक्षिण भारत लेके जानी पड़ेगी या फिर बाकी भारत के भाग में लेके जानी पड़ेगी, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कंप्लीट कर लूं? जी, बस मात्र इतना कहूंगा, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, अगर देश भी करना हुआ तो रुकूंगा नहीं जी, पर सनातन को बटने नहीं दूंगा। तो मैं आपके पास आता हूं सर, आपके पास आता हूं सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, आपसे मेरा एक सवाल है, और आपने तो ये जो नया वेरिएंट है, जो तुष्टिकरण का डबल क्रॉस है, जिसमें 20 हमारा और 80 में भी बंटवारा, 20 तो आरजेडी आपके साथ ले आएगा, राष्ट्रीय जनता दल ले आएगा, लेकिन 80 में भी काट का समाधान आपने ढूंढ लिया है, और इसके लिए अगर जनता ताली आपके लिए बजाना चाहे तो वो उनकी मर्जी है कि आपने समाधान ढूंढ लिया। आपने रामचरितमानस में भी सवाल खड़ा करवा दिया अपने नेताओं से। देखिए, उसमें उनका व्यक्तिगत राय था। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा हम सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं। तेजस्वी जी ने भी कहा कि संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है, हम उस पर चलते हैं। जहां तक जातियों के बंटवारे और हिस्से का सवाल है, यह सवाल कब उठाता है कोई? जब वो पिछड़ी जातियां जो हाशिए पर विकास की रोशनी पे पीछे छूट जाती हैं, जब वो अपने हक के लिए खड़ी होती है तो कहता है जातिवाद बढ़ रहा है। इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा बराबरी गैर बराबरियों के बीच नहीं, अनइक्वल्स नॉट अमंग इक्वल्स, ये फैसला दिया तब जाकर के हाशियों पे पड़े समाज को रोशनी मिली। एक मिनट जी, जातियां आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप ही को मौका दे रहा हूं, आप ही को मौका दे रहा हूं। आप कह रहे हैं हाशिए पे जो समाज है उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? अब एक सवाल जी, आपको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, मुसलमान हाशिए पे नहीं है, वहां पे कोई बंटवारा नहीं है, बिल्कुल है। तो कभी आपने बोला उसमें? बिल्कुल है। कभी बोला तो बताइए। बिल्कुल बोला है, बताइए, बोला है। कोट करिए, कोट करिए, किसने बोला? कोट करिए। बता रहा हूं, बिहार की सरकार ने
अल्पसंख्यक समाज के लिए हमेशा काम करते हुए उनको शिक्षक बनाया, परित्यक्ता महिलाओं को वजीफा दिया और बिना भेदभाव किए सारी लड़कियों को पोशाक साइकिल देकर स्कूल भेजा। बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ ये बहुत बाद में लेके आए। हम तो बिहार में हमारी मुझे एग्जांपल दीजिए ना, आपने मुसलमानों में कोई पिछड़ा असील पिछड़ा बोला हो तो बताइए, क्रिश्चियन में कोई पिछड़ा असील पिछड़ा बोला हो तो बताइए, बताइए ना मुझे। हमारी सरकार बिहार में है, जब जात भूख पर मर रहा हो और वो अपने हक की बात कर रहा हो तो आपको जातिवाद नजर आता है। सुनिए, नहीं मैं बताता हूं जातिवाद किसमें होता है, जातिवाद किसमें होता है, सुनना पड़ेगा। आपने बोला जातिवाद किसमें होता है, व्यूअर्स अब आप भी सुनिए और व्यूअर्स आप भी सुनिए। मुस्लिम प्लस यादव जातिवाद होता है। मुस्लिम को ना ये एमवाई समीकरण आपने भी करती है। उसके बाद भूरा बाल साफ करो तब कौन सा जातिवाद होता है ये बताना पड़ेगा। ये क्यों बताना पड़ेगा? अब कर्नाटक में आहिंदा बात आएगी तो दूर तक जाएगी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने पूरे जीवन में यह बात नहीं कही। सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी, न्याय के साथ विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब सबका उड़ाया उपहास तो काहे का सबका साथ सबका विकास। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। 9 साल में आपने देश की माली हालत ऐसी क्यों की कि 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल लेने आपके दरवाजे खड़े हैं। एक मिनट, एक बात और कहना चाहूंगा। आगे बाकी 9 साल में 18 करोड़ रोजगार देना था, कहां गया वो रोजगार? सवाल महंगाई का है, सवाल भुखमरी का है। 121 नंबर पे हम दुनिया के भुखमरी इंडेक्स पे खड़े हैं। ये सरकार बताए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीछे खड़ा है भारत, भूखा है भारत। ठीक है, तो ये चीज नहीं चलेगा। आपने सबका साथ तो लिया, अच्छा सर अब आपने लंबा वक्तव्य दिया। सुधांशु जी सवाल मेरा है, देखिए एक हर ट्रायल की एक टेस्टिंग होती है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात। हर ट्रायल की एक टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग इन्होंने कर ली और टेस्टिंग का रिजल्ट ठीक मिल रहा है। अब बताइए क्या करेंगे आप? 20 तो कहते हैं हमारा है और 80 में कर देंगे बंटवारा सामाजिक न्याय के नारे के साथ। कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। बोलिए क्या बोलेंगे? फैक्ट्स भी दूंगा, पर उससे पहले मैं बोल दूं भैया जी भवनाओं में बह के क्या बोल गए अभी आप लोगों के सामने बोले हम पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूं। अरे जहां अब देखिए अपने टर्न पे बोले, अपने टर्न पे बोलिए। सोचिए उन बनाने वालों की जिन्होंने इंडेक्स बनाया, जहां आटे को लेकर झगड़ा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, भूखों मर रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया से, वो हमसे नीचे हैं। गिरी हुई मानसिकता के वो लोग हैं जिन्होंने उस इंडेक्स में भारत को नीचे रखा, उससे ज्यादा निचली मानसिकता के वो हैं जो उसका ढिंढोरा पीटते हैं। अब मैं फैक्ट बताना चाहता हूं। ये जातियों की बात आई कहां से? आज कहा जाता है कि 6000 समथिंग जातियां हैं हिंदू समाज में। मैं चुनौती से कहता हूं कोई हिंदू धर्मग्रंथ दिखाओ इसमें 6000 जातियों के नाम लिखे हो। कहीं नहीं लिखे। सबसे पहले 2385 जातियां किसने लिखी? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर 1901 में उसने सारी जातियों के नाम लिखे। दूसरी बात बताता हूं, अगर उसने फिर 1931 की जो आखिरी जनगणना जाति के आधार पे हुई उसमें 4114 जातियां हैं। अगर 4000 भी थी तो ये किसमें लिखा जाना चाहिए था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मगर उसमें ऊंचे से नीचे में लिखा गया। ये ऊंच नीच किसने तय की? किसी हिंदू धर्मग्रंथ में लिखा है? चलिए बताइए, तेली ऊंचे कि कुम्हार ऊंचे, कहां लिखा है? माली ऊंचे कि तेली ऊंचे, कहां लिखा है? ये हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस कमीशन में लिखा हुआ है। और जिस आधार पे उसने ऊंचा नीचा तय किया, अब वो दुनिया में वाहियात कह के ठुकराया जा चुका है। जानते क्या आधार था? जिनका माथा ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनकी ठुड्डी ऐसी वो ऊंचे हैं, जिनका रंग ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनका कंधा ऐसा है, जो पूरी दुनिया में एब्सर्ड कर दिया गया वो। और उसके बाद जब आजादी मिली, सारे नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के हो, सोशलिस्ट पार्टी के हो, समाजवादी, जो इन लोगों के साथ लोहिया जी, जनसंघ के, सबने कहा भारत में जाति के आधार पर गणना नहीं होगी, इसलिए 1951 ऑनवर्ड कभी गणना नहीं होगी। यस, दैट्स द ट्रुथ। मगर आज बताएं उसके बाद क्या हुआ? उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक अपना हिस्सा पाने के लिए एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई। पहले खड़े हो एक जाति का नाम लेके, 10-12% जो कोई एक जाति बड़ी जाति हो, हर राज्य में कोई एक जाति ऐसी है जो 10-12% है, उसको लेके घनघोर जातिवाद की बात करो। जब वो वोट कंसोलिडेट हो जाए तो हर राज्य में 10% से लेके 20% तक मुस्लिम है, फिर घनघोर सांप्रदायिकता की बात करो। जब 20-25% वोट हो जाएगा तब आप प्लेयर बन जाते हैं, और प्लेयर बनने के बाद आप तो शासन में आ जाते हैं। अब दूसरे को आना है, वो उससे ज्यादा कट्टरता की बात करेगा, वो उससे ज्यादा। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही सामाजिक न्याय की बात, जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, तो वो जाति के प्रतीक नहीं थे, तब कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। फिर अपने को संकुचित किया, दलित पीछे हो गया, पिछड़ा नेता बन गए। फिर संकुचित किया,
यादव नेता बन गए, तभी नीतीश कुमार जी छोड़ के आए थे ना, कहे थे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तभी छोड़े थे। और जब असली सत्ता देने की बात आई तो यादव को भी भूल गए, मैं, मेरी बीवी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दूसरा बेटा। तो आखिर में ये जितने लोग आपको जाति का चूरन देते हैं, ये हकीकत में सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं सामाजिक न्याय की और अपनी झोली अंदर भरते हैं। इसलिए एक पंक्ति में बस याद रखिए, एक लाइन सर, एक लाइन, स्वतंत्रता का अमृत काल है, तो बस याद रखिए, ये मत सोचिए स्वतंत्रता के सारे कार्य पूरे हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, राष्ट्र को हैं लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले। ओके, तो ये जाति का चूरण, मैं आपके पास आता हूं, कविता का जवाब तो आपके पास भी कविता के साथ होता है, लेकिन ये जाति का जो चूरण है ये कितना खिलाइएगा महाराज, कितना खिलाइएगा, बदहजमी ना हो जाए। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि सुधांशु जी सरकार में है और सरकार का व्यक्ति ये कह रहा है कि यहां ये हुआ वहां हुआ। अरे भैया, आपको बताना चाहिए कि आपने देश में क्या विकास किया, आप विकास गिनाइए, आप उनकी बात में इनकी बात का जवाब, मेरी बात से मुद्दा वही है, उसी पे आ रहा हूं। आप जाति पे आना चाहते हैं ना, ये मानसिक नहीं, बचना नहीं, उसी पे आऊंगा। हम तो जाति जनगणना की मांग करते हैं, डंके की चोट पे जाति जनगणना की मांग करते हैं। और आपने भी तो एक सांसद को उसी आधार पर उसने तो आपने केस किया हुआ है और आपने कहा है कि उसने किसी जात का अपमान किया है, उसके हिसाब से तो वो यहाँ पे पार्लियामेंट की संस्था भी गई है राहुल गांधी पे। हाँ, तो राहुल, तो आप उसका मना कर देते, तब तो आप तो उसी जात पे कोर्ट में गए ना, तब तो आप क्यों गए? हम कहां गए? अरे कौन गया? जाति के लोग। अरे आप ही तो हल्ला मचा रहे हो भाई, आप सरकार में थे, आप मना कर देते कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, जात की बात नहीं होनी चाहिए, मना कर देते आप। आपने नहीं मना किया, तब तो आप मना नहीं करेंगे। माने जहां आपको फायदा होगा वहां आप जात की बात करेंगे, जहां आपको फायदा नहीं होगा वहां आप दूसरी बात करने लगेंगे। ये कैसे चलेगा भाई? आप सत्ता में हैं। ये बात आपने सही कही, इसके लिए तालियां अनुराग बुदारिया के लिए, जिसको जहां फायदा होगा वो उसकी बात कह रहा हूं। एक सवाल, आप कह रहे हैं कि आप जातिवाद नहीं करते, आपने बोला हम तो बिल्कुल जातिवाद नहीं करते, हम तो विकास की बात करते हैं। अच्छा, ये मायावती के साथ जो आपने गठबंधन करा था, इस गठबंधन को लेकर आपने क्या बोला था? मुस्लिम यादव तो हमारे साथ है ही, अब दलित भी आ जाएंगे, तब महादलित की टर्म नहीं हुई थी, आई थी, अब दलित भी आ जाएंगे तो बीजेपी का तो खेल बिगड़ जाएगा। इसी स्टूडियो में आप बोल के गए थे, इसी स्टूडियो में आप बोल के गए। सुन लीजिए भाई, मेरी बात भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान में जातियां हैं, इससे तो आप ना नहीं कर सकते। आप अमीश देवगन है, मैं अनुराग भदौरिया हूं, तो भदौरिया क्यों लिखा गया है आप भी जानते हैं, और देवगन क्यों लिखा गया, जाति है। सुन लीजिए, अगर हम आपके साथ समझौता कर लेंगे तो आपने कहा आपने देवगन से समझौता क्यों किया? अरे मेरे साथ कौन सा करा समझौता? मैं आपसे कह रहा हूं, अबे मायावती मेरे साथ समझौता कौन सा करा? दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं, सिर्फ मायावती तक मामला नहीं रुका था। आपने बोला जाट भी आ जाए तो जयंत चौधरी को भी साथ ले ले, प्रभु जाने दो, और आप कह रहे जातिवाद नहीं कर रहे। भैया, हम सभी लोग किसी न किसी जात से हैं, और जब किसी ना किसी जात से किसी से गठबंधन होगा तो आप उसकी जात से जोड़ने लग जाओगे। अब कहोगे कि उसकी जात के साथ हो गया, तो ये तो आपकी देखने में चश्मे में दिक्कत है, तो उसका मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, आप क्या करें? आप किसी के साथ मिल रहे तो आप उसके हिसाब से देख रहे हो। हमने जो विकास का काम किया, चलिए समर्थन कर दूं। क्यों करा था गठबंधन? अच्छा, मायावती से गठबंधन क्यों करा था और जयंत चौधरी से गठबंधन क्यों करा था, बता देखिए। चलिए, मेरा चश्मा खराब, इन सबने भी चश्मे डाले, इन्होंने तो आपकी अनुमति हो, इन्होंने तो काला डाला हुआ है, इन्होंने तो काला डाला हुआ है। लेकिन मैडम आपका कोई लेकिन मेरा पॉइंट है, गठबंधन क्यों किया था? देखिए, हम आज बताइए मायावती के साथ गठबंधन क्यों किया था, जयंत चौधरी के साथ गठबंधन क्यों किया था? चाहता हूं उत्तर प्रदेश का, देश का विकास हो, और जब हमें कोई विकास का रास्ता कहीं से भी नजर आता है कि मुझे लगता है कि हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, और हमें लगेगा कि हम देश को, राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्र और विकास के लिए सब कुछ कर रहे थे। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि ये लोग जातिवाद नहीं करते। उत्तर से दक्षिण तक एक एक जाति के नाम पे जितनी पार्टियां खड़ी हुई हैं, उसमें से चुनौती से कहता हूं, एक पार्टी बताइए जिसने वास्तविक सत्ता अपनी जाति के किसी व्यक्ति को दी हो। जातिवाद नहीं, परिवारवाद करते हैं। मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर से दक्षिण तक मैं कहना चाहता हूं। सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक देख लीजिए, जिन्होंने कहा हम फला समुदाय के लिए आए हैं, और जब सत्ता मिली तो केवल परिवार। और महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये सब वो नेता हैं जिन्होंने कहा हम वंचितों पिछड़ों की बात करते हैं, और देखते देखते उनके परिवार सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। आज इस भारत की राजनीति में सबसे अमीर नेता वो हैं
जिन्होंने कहा हम गरीब की राजनीति करते हैं। याद करिए, लालू प्रसाद यादव जी कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है, जिसके कि यहां पर फार्म हाउस भी हैं, शॉपिंग मॉल भी हैं, सैकड़ों करोड़ का नोटिस भी है, सब कुछ है। वही स्थिति यह है, बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, लोहिया जी की बात होती थी। आज उस परिवार की यह हैसियत है कि उसकी पार्टी का एक मंत्री गायत्री प्रजापति, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में थे, 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति करते हैं। यह होता है, इसीलिए कोई परिवारवादी नहीं है, यह सिर्फ भ्रष्टाचारवादी और परिवारवादी है, कोई जातिवादी नहीं। अच्छा ठीक है, अब रशीदी साहब, आज आपसे एक मेरा सवाल है और खुदा को हाजिर नाजिर मांग के जवाब दीजिएगा, मेरा निवेदन आपसे। इनसे तो नहीं कहा आपने खुदा से हाजिर नाजिर। जी नहीं, इसलिए ये सवाल, हाँ जी नहीं, इनसे क्यों नहीं कहा खुदा को हाजिर नाजिर? इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आज एक सवाल है, आज आप बताइए, आप बताइए, जितने भी गठबंधन होते हैं, मैं ये सवाल आज आपसे पूछ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आज आप दिल की बात को जुबान पर जरूर लेके आएंगे और बहुत उम्मीद के साथ देश की जनता आज आपको सुनेगी और आपको कोई टोकेगा भी नहीं। और मेरा उम्मीद है कि आप इसका जवाब स्पष्ट रूप से देंगे। क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर मुसलमानों को रिझाने की एक पॉलिटिक्स हुई और गेम हुआ? नहीं, देखिए, आज़ादी के बाद से मुसलमानों के साथ ये तो होता आ ही रहा है। आज़ादी के बाद हम 32% थे हर जगह, आज पोजीशन क्या है? 1% भी नहीं है। इसका कारण कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। और मुसलमानों को हमेशा रिझाएगा, जैसे लोग हमारे ऊपर ताने भी मारते हैं कि साहब कि पहली सरकारें तो ये कहती थी कि सबसे ज़्यादा हक मुसलमानों का है, माइनॉरिटीज़ का है, ये कहा जाता है। हालांकि हमें हक नहीं मिला। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है। आज हम दलित से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अभी जो आप कह रहे थे कि कर्नाटक में ये हो गया जातवाद का फलां का, आप देखिए कौन पार्टी ऐसी है जो ईमानदारी से, सुधांशु जी भगवान को हाजिर नाजिर मानकर ये कह दें कि क्या इनमें जातिवाद नहीं है? इनकी पार्टी जातिवाद के नाम पर टिकट का बंटवारा नहीं करती कि फला जगह इतने लोग हैं, फला जगह इतने लोग हैं, करती है, यहाँ उसको दे दीजिए, वहाँ उसको दे। मतलब इसमें आप पूछ रहे होता है। सवाल ये है कि मेरा दामन सफेद है, दूसरे का दामन काला है, मसला वो है। सारी पार्टियां आप कह रहे हैं हमाम में, सॉरी मैं इस को यूज करो, सब नंगे हैं। लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे, आपने कहा कि देखिए ये जो पूरा है ये तो आजादी की बात हो, आपने बीजेपी पर एक बात रखी। देखिए अब पूरी पॉलिटिक्स ही इसी के इर्द गिर्द है, तो कोई एक पार्टी या दो पार्टी उससे अलग कैसे हो जाएगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, वो ये है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस इतनी बड़ी हुई है कि मुसलमान प्लस दूसरा कर लो तो खेल हमारा बन जाएगा। इस देश में कई राजनीतिक दल ऐसे खड़े हुए हैं। हर पार्टी का वोट बैंक है, हर पार्टी का है। कोई किसी जाति के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी जाति के साथ जुड़ा हुआ है। मुसलमान, देखिए मुसलमान ऐसा नहीं कि मुसलमान एक पार्टी का वोट बैंक है। क्यों बिहार के अंदर आरजेडी? नहीं, हमने यूपी के अंदर अखिलेश मुसलमान या फिर मायावती जी, मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया क्या? दिया है, मतलब 12% वोट दिया है मुसलमान, अधिकतर की मैं बात 12% वोट दिया है मुसलमान ने बीजेपी को। ये कैसे कहा जा सकता है कि भाई ये मौलाना साहब खुदा को हाजिर नाजिर मान के कह रहे हैं? इसका मतलब सुन लीजिए आप जनाब, 12% तक पहुंच गए, सोच लीजिए। आप नहीं मानते? नहीं, मैं इनसे कह रहा हूं ना। एक मिनट, आप नहीं मानते क्या सर? अरे भदौरिया जी खसका जा रहा है। अरे भदौरिया जी सुनिए, अरे अभी आपसे निकाय चुनाव में बहुत कुछ अरे सुनिए भाई साहब, इनका खसका है। त्रिवेदी जी, आप नहीं मानते कि भाई मुसलमान ने वोट दिया आपको? नहीं, मैं तो कहा नहीं, यस या नो, यस या नो। क्यों नहीं दिया कि नहीं दिया, बस बात खत्म हो गई। अब वो कितने % दिया, चलो आंकड़ा मेरे पास गलत हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी जातिवाद पर आजकल चल रही है और इससे बढ़कर रिलीजियस पर चल रही है। जी, आप कह रहे हैं हर पार्टी जातिवाद पर चल रही है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए रशीदी साहब का अपना आकलन होगा, लेकिन हमने भी थोड़ी रिसर्च करी है और उसमें मुसलमानों का बहुत कम प्रतिशत, सबसे कम प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। देखिए दूसरी तरफ की लड़ाई 20% से अगर हम कहें तो शुरू होती है सांकेतिक रूप से, और आप उसमें माइनस में रहते हैं। आपको क्या वोट नहीं चाहिए उनका? आप देखिए, ये सवाल भी आएगा फिर। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। 30 सेकंड। हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, सबका वोट भी चाहते हैं, मगर किसी के दिल में खौफ पैदा करके वोट नहीं चाहते, यकीन पैदा करके चाहते हैं, भय नहीं, विश्वास। और मैं उसका उदाहरण देता हूं। हाँ, नहीं, खौफ आपने फैलाया है, आप खुद से अपने आप को थपथपा लीजिए। ये आज का सबसे बड़ा झूठ है। नहीं, भारत में सबसे ज्यादा वैमनस्यता फैलाने वाले पाकिस्तान चले जाओ,
तो ये लोग को कपड़े से पहचान लेते हैं। रामजादे अरे बोल रहे संविधान ठीक है, एक-एक करके, बोल रहे एक-एक भैया। करके। कुत्ते का पिल्ला भैया जी आ जाए बोल तो ले। ऊपर ये होते हैं। वो देखिए, प्रभु आप भैया जी बोल ले। अच्छा ठीक है, सुधांशु। अरे इनको खौफ तब नजर नहीं आता था जब बोध गया में धमाके हुए थे, पटना नहीं में तो धमाके हमने हुए थे, तो बनारस में अंदर धमाके हुए, फैजाबाद में धमाके हुए, दिल्ली में धमाके हुए, बंबई में धमाके हुए, चंडीगढ़ में धमाके हुए, नागपुर में धमाके हुए, गुवाहाटी में धमाके हुए, चेन्नई में धमाके हुए। सब वो सब धमाके नहीं थे, सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था जो कानों में कर्णप्रिय लग रहा था। और आज सब कुछ शांति है तो इनको लग रहा। अब मगर मैं अब बताना चाहता हूं, देखिए एक गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं। जो आपने बात कही, हकीकत यह है कि पूरे भारत के अंदर हम सबका, क्यों हमने कहा विश्वास पैदा करके, सबसे विश्वास की पोस्ट क्या होती गवर्नमेंट में, पूछना चाहता हूं। आपको पता सबसे कॉन्फिडेंस की पोस्ट होती इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ, यस, गुप्तचर ब्यूरो का चीफ। कोई सरकार प्रीवियस गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ को 15 दिन के अंदर हटा देती जैसे ही सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होती है। और शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, जब मोदी जी आए तो उस समय आईबी चीफ कौन था? आसिफ इब्राहिम। आईबी चीफ का 2 साल का कार्यकाल होता, सरकार चाहे तो बीच में हटा सकती, 2 साल से आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो ऐसी सेंसिटिव पोस्ट है। 8 महीने बाकी थे और आसिफ इब्राहिम ने अपना कार्यकाल पूरा किया। मोदी जी की सरकार में 8 महीने आईबी चीफ रहा। ये होता है विश्वास। मिनिस्टर हटा दिए गए, एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है केंद्र में, सारे हटा दिए गए। अब इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कह रहे हैं कोई मुसलमान मंत्री नहीं है, अल्पसंख्यक मंत्री कोई नहीं है, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू नहीं है, नहीं, यही हरदीप सिंह पुरी नहीं है। सुनिए, मैं पूछता हूं आपकी सरकार में कोई बौद्ध मंत्री बताइए नाम। बहुत पारसी नंबर बौद्ध मंत्री बताइए केंद्र की सरकार में। नाम बताइए मंत्री का नाम, बहुत सारे नाम बताइए, नाम बोलिए। मानने वाले अरे भाई नाम बताइए, नाम बताइए ना। चलो पारसी बताओ, चलो पारसी बताओ, जो बुद्धिस्ट को अच्छा सरदार बताओ, आप उसका परिचय क्यों जानना चाहते अच्छा हैं? यहूदी भगवान बताओ, तो सब वहां मानते हैं। देखिए नहीं बता आपके नहीं, हमारे पास नहीं, आप बना लीजिए ना मुस्लिम एक मंत्री। आपने कहा मंत्री, अरे सुनिए, हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। अरे वो अटल जी और सुनिए क्या तरीका है भाई, अटल जी के दौर नहीं, मैं अटल जी के दौर से नहीं, अटल जी को भैया बाद में कर लीजिए, कुछ जानकारी लीजिए, उसके बाद बोलिए। रशीदी साहब खड़े हैं, मैं जो बात कहना चाहता हूं, एक दौर में इस्लाम में भी साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांस स्टेज था, मगर वो दौर 800-900 साल पहले था, जिसमें कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसे बैतुल हिकमत कहते थे। रशीदी साहब को पता होगा, बैतुल हिकमत के बाद पिछले 700-800 साल में आलम इस्लाम में इतना बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ जो डॉक्टर कलाम थे। अटल जी के जमाने क्या बात करते हैं, 800 साल का सबसे महान हमने बनाया और आप उसके खिलाफ खड़े रहे। आपको वो अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा नहीं लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट व्यूअर्स, आप सोचिए, इशरत जहां एक आतंकी थी, गुजरात में उसका एनकाउंटर हुआ, इशरत जहां को नीतीश बाबू ने बिहार की बेटी करार दे दिया। अच्छा एक और अब स्वामी दीपांकर, आप कहते हो कि जातिवाद जो है उससे दूर होना चाहिए, लेकिन अभी हमने लेटर कर्नाटक का नतीजा देखा है। मैं पॉलिटिकल आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको जो जवाब देना हो देना है, लेकिन वहां पर हमने देखा है, अब दलित में भी एक दलित होता है, एक महादलित होता है, पिछड़ा होता है, महापिछड़ा होता है। आप जोड़ रहे हो, लेकिन ये तो फर्दर बांट रहे हैं, इतने टुकड़े कर रहे हैं, कितना जोड़िएगा? बताइए, पैनल में कौन है जो बी.आर. अम्बेडकर जी से बड़ा हो? वो चाहते थे जातिवाद समाप्त हो, राम मनोहर लोहिया चाहते थे जातिवाद समाप्त हो, सावित्रीबाई फुले चाहती थी जातिवाद समाप्त हो। समानता और समता नहीं चाहिए, सबको दबा कर रखना चाहते हैं, जातियों में बांट दो, जातिगत जनगणना करा दो। जातिगत जनगणना जाति के आधार पर हो, हालात के आधार पर हो, हालात के आधार पर होना चाहिए। क्या गरीब हर जाति में नहीं है? आप जातियों में बंटकर रहना चाहते हैं? गर्दन से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। और एक बात कहकर अपनी बात को विराम दे दूंगा, याद रखिएगा आप सब लोग कि जब तक हिंदू हो तब तक केंद्र बिंदु हो, और जिस दिन बंटने लगे तो बटे तो हुए हैं, आपको नहीं लगता? दादा आपको लग रहा, मैं फिर कहूंगा, मैं उस जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं वहां की आपको बता सकता हूं। मैं वो कहूंगा तो फिर बात राजनीतिक हो जाएगी, मगर मुझे पता है कि मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठित है। व्यूअर्स, ये देश है हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, क्योंकि ये तुष्टीकरण का डबल क्रॉस है। ये तुष्टीकरण का डबल क्रॉस कैसे है, ब्रेक के बाद जानिए समझिए।
अच्छा सुनिए, ये कहना बंद, ये कहना बंद तो मानूंगा, ये कहना बंद कर दीजिए। मैं हूँ, ये कहना बंद कर दीजिए। मानेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं मानना क्या होता है? कह रहा हूँ, ये कहना बंद कर नहीं, मैं भदौरिया दीजिए हूँ। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर जो हिंदू है तो हिंदू क्या क्या है? दिक्कत है उसमें? कहाँ है हिंदू, बताइए ना, कहाँ है? कहाँ है बताइए। उसके पीछे भदौरिया लगा रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम इसमें न्यूज 18 पर। यह देश है हमारा, क्या है तुष्टीकरण का डबल क्रॉस, यानी 20 हमारा और 80 में भी बंटवारा। यह कहानी क्या है? आज देश की जनता, देश के युवा पूछेंगे सवाल इस दौर में। जातिवाद के खिलाफ हो आप लोग? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय के मैं साथ करना चाहता हूं। अच्छा, जातिगत गणना आप लोग चाहते हो और जातिवाद के खिलाफ हो। बिल्कुल। आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि हम जो है वो नशे के खिलाफ है, लेकिन सिगरेट पीना ठीक है। अब मैं बोल लूं, देखिए कमाल की बात है, सुनिए कमाल की बात है, इतना अरे मैं बोल लूं, आपके बीच में नहीं बोला। आपके लिए तो एक शेर ही सुना देता हूं। वो दिलों में आग लगाएंगे, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा और सब कुछ अपने घर ले जाऊंगा। अरे बोलने दो, अरे अब बोलने दीजिए, फ्लो में बोलने दीजिए। ठीक है, अच्छी कविता लिख के लाए आज। नहीं, मैं तो बिना देख के बोल रहा हूं, ओरिजिनल ओरिजिनल दिलों में आग लगाएंगे, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपना काम करने दो, मैं अपना काम करता हूं। अब सवाल ये है, अपना काम क्या है फिर? बता रहा हूं ना, अपना काम है कि काम तमाम सुनो ना, काम तमाम करना। अब मैं आपके बीच में बोला नहीं, फिर देखिए अच्छा, sorry। संस्कृति दिखा दी आपने। अनुराग जी बोलिए। आपने इतनी लंबी लंबी बातें बोली, स्वामी जी ने बोली, आपने ही बोली, चिल्ला चिल्ला के भी बोली, हल्ला मचा के भी बोली। अरे इतना हल्ला मचा लेते जब दलितों के साथ अन्याय होता था गांव में, गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, उनको छुआ हुआ पानी नहीं पिया जाता था, उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके कुएं पे आने नहीं दिया जाता था। किस तरह की उनके साथ वहां पे व्यवहार हुआ, ना अपने स्कूल में आने दिया, ना छुआ पानी पिया, ना गांव में रहने दिया, गांव से बाहर रखते थे। तब जाके हम लोगों ने आवाज उठाई कि सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। मूंछ नोच लेते थे अगर घोड़े पे बैठ जाए तो। अब मैं कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि पुराने जमाने को याद करिए और उस समय ऐसा था। अपने संस्कार भूल जाएंगे, यही तो कहते थे, यही तो 1970 की बात हमेशा करते हैं, 1950 की बात करते हैं। अगर मैं इतिहास की बात करता हूं, मैं संस्कार की बात करता हूं, मैं समाज की बात करता हूं, तो यह बात हो गई। मैंने बीजेपी अपने हिसाब से सारा प्रोपेगेंडा चलाएगी। जब पुरानी बातें करेंगे तो तुम क्यों करते हो? तो फिर आप 1970 की बात क्यों करते हो? क्यों कांग्रेस की बात करते हो? आप 2014 की बात कीजिए, आपने क्या किया है उसमें तो आप बात नहीं करोगे। तब आप चले जाओगे इधर उधर इधर उधर, घूमते रहते हो आप। इनको सरकार बनानी होती है तो पंजाब चले जाते हैं, बादल साहब आइए मिलकर सरकार बनाते हैं, तब इनको नहीं यहाँ परिवार दिखाई देता। और उसके बाद जब दूसरी सरकार बनानी होती है, कश्मीर चले जाते हैं पीडीपी के साथ, आइए परिवारवाद, आइए सरकार बनाते हैं। अपनी जगह पे तीसरी बनानी होती है तो आइए चौटाला साहब आइए हरियाणा में, साथ मिलकर बनाते हैं। जब पांचवी बनानी होती है तो चले जाते हैं शिवसेना के पास, आइए मिलकर बनाते हैं। तब परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ता है, तब परिवारवाद के साथ सत्ता बनाते हो। और ये वो लोग हैं जिनके आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी के बहुत करीब हैं, एडवाइजर भी है, उनके बेटे तो यहीं से जीतते हैं। क्यों आपने टिकट दी भैया? परिवारवाद क्यों आप चला रहे हो? अब उससे कम पड़ जाता तो सिंधिया परिवार सिंधिया परिवार कम पड़ जाता तो अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर, अनुराग ठाकुर आज के मंत्री, और अभी भी कर्नाटका में जो मंत्री थे चीफ मिनिस्टर, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे। तो क्यों आपने चीफ मिनिस्टर बनाया था जब उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे? ठीक है, ठीक है। एक सिर्फ ये कि एक पार्टी का नाम बता दें यूपी में जिससे इन्होंने गठबंधन कभी ना किया, और दूसरा अपने प्रथम परिवार का एक व्यक्ति बताएं जिसको कोई राजनीतिक पद ना हो। 35 लोगों के पास राजनीतिक पद है, एक व्यक्ति का नाम बताइए। मैं कह रहा हूं पूरा परिवार अपना है भाई, पूरा परिवार अपना नहीं है, पूरे परिवार का अपना है, सब कुछ पूरे परिवार का है। स्वामी दिवाकर आप और एक लाइन और बोल, एक लाइन सर, जिन्होंने कहा कि जब दलितों को पकड़ पकड़ कर मारा जाता था तब ध्यान नहीं आता था, ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो कोर्ट के लिखे की बोल रहा हूं। 4 जून 1995 मायावती जी ने लिख के भेजा, समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये शब्द प्रयोग किया, जातिवाचक शब्दों का प्रयोग कर करके हमारे विधायकों को पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर ले जा रहे थे, मेरी जान हत्या करना चाहते थे। ब्रह्म द्विवेदी जी ने बचाया था। ये कोर्ट में हलफनामा है बुआ जी का, तो आप लोग ये काम करते थे। ठीक है, जवाब मैं मात्र इतना सा कह रहा हूं, कम शब्दों में बोलूंगा कि संत रविदास थे, उन्होंने एक शब्द कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह संत रविदास जी ने कहा था। अब संत रविदास जी उस समय में क्या कहते थे, आज उसको मानना बंद कर दिया जाए?
सिर्फ इसलिए कि अनुराग भाई ने 2 शब्द कह दिए। ये जातिगत जनगणना कराकर उनको हक देना चाहते हैं, मगर इस आशीर्वाद के साथ कि सारी जिंदगी आप विभाजित होकर भारत में रहिए, भारत में तड़पिए और मात्र मेरे वोट बनकर रहिए। और सुनिए, सुनिए दादा कि जाति, आपको मौका दे रहा हूं, अपनी बात तो 10 सेकंड में कंप्लीट करें, फिर आपको मौका दूंगा। कुछ राजनीतिक दलों के दिल से जाति है कि जाति नहीं, मगर जब आप अपने आप को हिंदू मानेंगे, ये आपको बांटेंगे कैसे सोचे? अच्छा सुनिए, ये कहना बंद, ये कहना बंद कर दीजिए, ये कहना बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं मानना क्या होता है, कह रहा हूं ये कहना बंद कर दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर जो हिंदू है तो हिंदू क्या है? दिक्कत है उसमें? कहां है हिंदू बताइए ना, कहां है बताइए। उसके पीछे भदौरिया लगा रहे हैं, बात बता रहे, खड़ा हूं और क्या पूछिए, और समाज से पूछिए जिनकी पूछें नोची गई हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोग कौन है, हिंदू है या जाति है? कमाल है, बात बता रहे, पढ़ाना चाहते हो, झेला नहीं है, पढ़ाना चाहते हो। दर्द झेल के गंगा में नहाते हैं, स्कूल तक नहीं जाने दिया, में नहाते हैं अमीश, स्कूल नहीं जा पाए, किसी की जाति नहीं पूछ रहे हैं। एक लड़ते रहे। मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन रशीदी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रशीदी साहब, इसका बेनिफिट तो है। बेनिफिट ये है कि अगर 80% जातियों में बढ़ जाता है तो इसका एक बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है। हमने इसके रिजल्ट्स देखे। इसका जवाब दूंगा मैं आपको। मैं स्वामी जी से एक बात पूछना चाहता हूं। बड़े जाति जोड़ने की बात कर रहे हैं, बड़े क्या 178 दिन से कर रहे हैं सर, बड़े आज कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, उनको अपनी बात को रख लें। बड़े फिर आप नाराज होके जाएंगे, फायदा नहीं ना। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं स्वामी जी, दलित भी हिंदू है ना, मंदिरों में पुजारी क्यों नहीं बनाते उनको? मेरे मंदिर में तो है, आकर देखो। आपके केरल के 5000 मंदिरों में है। नहीं, आपके मंदिर में कहां है? केरल के 5000 मंदिरों में मेरे आश्रम में आइए। बिला वजह कहां खड़ा कि कुछ भी कह दो आप, कुछ भी कह दो चलेगा। दूसरी बात, अब दूसरी बात सुनिए, ये खामखाई की बातें हैं स्वामी जी, छोड़ दीजिए इसको। जब बात खत्म आप जहां काम कर रहे हैं वहां काम करते रहिए। दुनिया जा रही है, दुनिया जान रही है। मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, मौलाना बताइए, बताइए। आप मस्जिदों में इमाम जाकर देखें, वहां जातिवाद है ही नहीं। अरे भाई मैं तो पूछ रहा हूं ना, तो फिर ये क्या गजब बात आपको। सुनिए, आपने बोला मस्जिदों में है नहीं जातिवाद, मुसलमानों में कोई जातिवाद नहीं, ना नमाज पढ़ने में, ना नमाज पढ़ाने में। हिंदुओं में जातिवाद को प्रमोट क्यों करते हो आप? मैं नहीं करता, आप बोलते हैं, स्वामी जी कर रहे हैं, स्वामी जी कर रहे हैं प्रमोट। ये जो 178 दिन से जो कर रहे हैं, प्रमोट ही तो कर रहे हैं जातिवाद को। ये जोड़ने की बात थोड़े कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ जाति है, जुड़ जाओ। अच्छा, बता रहे हैं, आप कह रहे हैं समझ नहीं रहे लोग। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों में जातिवाद नहीं है। नहीं है जातिवाद, लेकिन जातिवाद का मतलब ये नहीं कि धर्म कर्म पे जातिवाद बटा हुआ नहीं है। बटा हुआ नहीं। ऑडियंस के कई सारे सवाल आ रहे हैं, अनुराग भदौरिया से जरूर सवाल है। तो ये सिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस 50 है, एक जगह 50 आगे 50 पठान गद्दी अंसारी पहना बताओ क्या क्या नहीं है भाई। अरे भाई मैं तो मानता हूं कि है, लेकिन बटे हुए नहीं है ना। मगर जब बात मस्जिद में जुलूस मिल जाएगा। रशीदी साहब 30 सेकंड। मगर जब बात धर्म की आएगी, ये सब एक है। और मगर जब हम लोगों को एक होने की बात आएगी, बिल्कुल हमें ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, आपकी बात को मान रहे हैं, यादव है, वो आपकी बात को मान रहे हैं। आपने बोला बात आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ, वो आप कह रहे हैं हाँ हम एक है धर्म के नाम पर। बिल्कुल, इमाम के नाम, जब हम इमाम की बात आती है, कोई ये नहीं पूछता तू जुलाहा है, अंसारी है या गद्दी है, फला है, वो इमाम रख लिया जाता है। दूसरी बात, तो इनको भी बोलो आप इमाम के नाम पर एक है, ये राम के नाम पर एक हो जाए तो हो जाए, अच्छी बात है। मेरा प्रश्न सत्यपाल जी से है, हमारे देश में सत्यप्रकाश जी से, जो हिंदू है वो धर्म नहीं सिखाते बच्चों को, और दूसरी बात ये है जो इतिहास है उसने हिंदुस्तान के गौरवशील इतिहास को नहीं बताया। आप उसी का लाभ नहीं उठा रहे क्या? अंग्रेजों ने भी जाति में बांटा और आज आप क्या कर रहे हो? जाति जनगणना। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भी जाति में बांटा और आप भी जाति जनगणना की बात करें तो आप भी बंटवारे का काम नहीं कर रहे। आप और सपा एक ही कश्ती पे सवार नहीं है। आप इस बात को समझिए, जिस देश का इतिहास अंग्रेजों से पहले का रहा हो और जिस देश में दलितों को मंदिर घुसने नहीं दिया जाता हो, जिस देश में पिछड़ी जातियों को विकास की रोशनी नहीं पहुंचाई गई हो और आजादी के बाद भी कमोबेश वही स्थिति रही हो, तो कम से कम उस जाति को, उस हक को पहुंचाना पड़ेगा। आपने वो दर्द झेला नहीं है कि पिछड़ों का बच्चा आज भी
मिड डे मील में उसको नकार दिया जाता है, आज अच्छा, भी आप उसको क्या अलग से होता होगा? बिठाया जाता है। ये कहाँ जब हो रहा है? अपने हक की बात हक करेगा, हो रहा है, आपको हक जातिवाद ये दिखेगा। कहाँ हो रहा है? सब वो कुछ अपने कैसे हक की हालात बात करेगा। आप खड़े अपनी जगह पे खड़े हो रही है। दुआ करो कि एक मिनट, सवाल आ रहा है, सवाल आ रहा है। सवाल दुआ करो कि हमारा भारत महान बने, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम बने। मेरा सवाल समाजवादी प्रवक्ता भदौरिया जी से है। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, जबकि आप अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कर ऐसा क्यों, और राम राज्य की बात कर रहे हैं ऐसा सवाल है, और मतलब लोडेड सवाल है, जवाब दीजिएगा। चूंकि हम समाज के अंदर में विकास चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं जाति में बंटवा कर। सुनो ना, अरे जाति क्या बंटवा के, कोई समाजवादी ने जाति बनाई है क्या? ऐसा बताते हो कि हम जाति बना रहे हैं क्या? कमाल करे, वो समाजवादी के बाद से जाति बनी है क्या? अरे मैं कह रहा हूं कि समाज के अंदर में कौन कितने मुझे पता चले, हम उनकी मदद कर पाए, उनको आगे ले जा पाए। कौन कितने पीछे रह गए हैं, कौन समाज में किसकी क्या पोजीशन है, जब तक आप पोजीशन जान नहीं पाएंगे आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। सवाल जी। आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने मीट पार्टी में लोगों को कुत्तों का मीट परोस दिया गया था, ऐसे में आप पे लोग कैसे भरोसा करें? ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया गया। बिहार के भाजपा के एक नेता ने ये बात कही और ये एकदम भ्रामक है, झूठा है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इस देश का एक बहुत बड़ा नेता, नाम नहीं लूंगा, अखबारों में पढ़ा, वो कुकुरमुत्ता बहुत महंगा खाता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। कौन है ये पहचाने ये बहुत बड़ा नेता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल के शिमला से आता है, लेकिन ये विषय नहीं है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी बड़ी एम्बैरेसिंग है। आपने मटन बोल के कुत्ता खिला दिया, ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग है। जो भी सच है सामने आया जल्दी। और सवाल क्या है? अच्छा, क्या सवाल है आपका? पूछिए सवाल क्या है? मेरा सवाल, अच्छा एक सेकंड। अरे ठीक है, अरे रुकिए। अरे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब तो ले लोगे, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे ना, क्यों नहीं कहते तेजस्वी यादव वहां पे? अच्छा, आप जो ईद में बकरीद में आप जाएंगे जो है उसमें टोपी पहन के जवाब ले लो, हो गया। आपको वहां नहीं नजर आता। आप यहाँ की जाति की बात करते हैं। आप लोग, आप ये समाजवादी पार्टी और जेडीयू, आप लोग बिहार में और यूपी में जितना समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने खा के खत्म कर दिया है, उतना किसी ने नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी इफ्तार में जाते हैं। आपको नहीं मालूम है, नीतीश जी विजयादशमी के दिन हर पंडाल में जाते हैं। नीतीश जी रामनवमी के दिन राम की पूजा करने जाते हैं। नीतीश जी ने सिख धर्म का 350वां प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में मशहूर कर मनाया। नीतीश जी इफ्तार में भी जाते हैं। उन सभी धर्मों के त्योहारों का सम्मान करते हैं और किसी भी धार्मिक त्योहार में आपको मौका मिला सर, आपको मौका मिला। अभी देखिए परसेप्शन क्या जाता है। एक तरफ हनुमंत कथा हो रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी रोज होती है बिहार में। एक सेकंड, एक सवाल सुनिए। 15 लाख लोग नहीं आते ना वहां पर? अरे सर, ये बागेश्वर धाम के हनुमंत कथा में 15 लाख लोग आए थे। संविधान विरोधी नारा लगेगा। एक सेकंड, कई लोग तो कह रहे हैं कि 15 लाख से भी ज्यादा आए थे, लेकिन हर बार 15 लाख लोग नहीं आते। इतनी बड़ी हनुमंत कथा हुई, वहां नहीं गए। दूसरी तरफ आपके नेता लल्लन सिंह, जो भी कंट्रोवर्सी है, जिसका भी वो मीट कर रहे थे, वो मीट पार्टी कर रहे थे। हनुमंत कथा आपने नहीं करी, उल्टा मीट पार्टी कर रहे हैं कहीं पर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा का मिसयूज कर रहे हैं और संविधान विरोधी नारा, तो बाबा को बीजेपी को क्यों नहीं दिया आपने? ये बाबा बहुत यूज करते हैं, हर मौसम में नया बाबा। रामदेव थे, वो उनको किनारे फेंक दिया। श्री श्री थे, आजकल पूछते नहीं उनको। अब ये बाबा बागेश्वर इनोसेंट बीजेपी के नहीं है। बाबा बागेश्वर को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम के लिए, अरे उनकी बड़ी फॉलोइंग है, उनको बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? गलती कर रहे हैं। क्योंकि कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी को समझ में आ गया, अब चलो हिंदूवादी के शरण में। अरे ठीक है, ओके। एक सेकेंड सुधांशु, एक तो ये कब बाबा बागेश्वर कब बीजेपी के साथ आए इसकी क्योंकि कमलनाथ भी क्या जाते हैं, कांग्रेस के नेता भी जाते हैं। आरती उतारी गिरिराज सिंह ने, रविशंकर हरे राम कर रहे थे, और जब हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा था, ये सारे लोग उस मंच में खड़े। ठीक है, ओके। विरोधी नारा बोले सुधांशु, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे नेताओं के लिए कह रहे हैं, इन्होंने ये किया वो किया, मगर बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार किया नीतीश जी ने। अरे वो बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार किया। सब सारे धर्मों का मतलब आप कभी सोचिए, सारे धर्मों का सम्मान करते। सुनिए, जैसे आप दिन भर का व्रत रखते हैं तो शाम को फलाहार करते हैं ना, दिन भर तो चढ़ चढ़ के खाया और फिर शाम को फलाहार कर रहे हैं। वैसे ही होता है, जो रोजेदार नहीं वो रोजा अफ्तार करता है। और ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, डॉक्टर कलाम की ऑटोबायोग्राफी में पढ़िएगा, उनके बारे में लिखा है। कलाम साहब ने पूछा कि कितना खर्चा आता रोजा अफ्तार पे, पता चला उस समय शायद 3.5 लाख 4 लाख आता था। उन्होंने कहा ज्यादातर लोग जो आते हैं वो तो खा पी के आते हैं, वो तो रोजा रख के आते नहीं, इसलिए इसकी क्या जरूरत। ईमानदारी की बात कही थी। 100 में 99 खा पी के आते हैं, सिर्फ क्योंकि 100 में 99 गैर मुस्लिम होते हैं उसमें जो बुलाए जाते हैं। खैर, अब मैं एक फैक्ट बात कहना चाहता हूं।
15 साल से बिहार में क्या कर रहे भैया? 11.8% का विकास दर है भैया। 11.8%। वही के बाद बिहार के लोगों को बाहर जाके पड़े। अब सुनिए, अब देखिए बहुत डिस्टर्बेंस होगा, मैं गंभीर बात कर। क्या यार चिल्ला रहे लगातार? आरक्षण दिए हैं। अब जो मैंने बोला हवा में नहीं बोला। 1931 में महात्मा गांधी ने चैंटम हाउस में जाकर एक लेक्चर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था एक ब्यूटीफुल ट्री था 100 साल पहले, यानी 31 से 100 साल पहले, 1831 में। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? 1812 की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की वो रिपोर्ट गांधी जी ने कोट की, जिसमें लिखा भारत की साक्षरता दर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, मद्रास प्रेसिडेंसी की, कैलकाटा बंगाल प्रेसिडेंसी की, विलियम एडम्स की रिपोर्ट और मद्रास प्रेसिडेंसी की टॉमस मुनरो की रिपोर्ट। जानते हैं कितनी साक्षरता दर है? 97%। और इतना ही नहीं, जाति के आधार पर जो कह रहे हैं, जिनको आप दलित कहते हैं, वो सिर्फ बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स में कौन कौन थे सारी रिपोर्ट है। 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पूरी सबमिट की। तब गांधी जी ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था यह थी, सबसे अच्छी थी, सबको शिक्षा मिलती थी। अंग्रेजों ने ध्वस्त किया, मगर अंग्रेजों की मानसिकता के ऊपर आज तक पले हुए लोग अभी भी वो गाना गाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। जी जी अभी धूल बता रहे हैं। अगर गांधी गलत थे तो मुझसे बोलिएगा। क्या गांधी गलत थे? क्या गांधी गलत थे? क्या गांधी गलत थे? नहीं, 40 सेकंड दिया आपको, पब्लिक के 2 सवाल। 60 सेकंड देंगे। महात्मा गांधी गलत थे? 60 सेकंड देंगे। महात्मा गांधी बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी को याद किया, मुझे बहुत खुशी हुई। गोडसे वाले लोगों ने गांधी को याद किया, ताली बजाइएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात भैया, रोहित वेमुला, गांधी का राजाराम, गांधी का हे राम, सब हमारा है, बोलो हे राम। एक दलित छात्र मर गया, इनके प्रधानमंत्री और इनके मुख्यमंत्री सब चुपचाप 1 महीना बैठे रहे। ठीक है। ये क्या तमाशा था? दलितों का साजिद रशीदी और स्वामी दिवाकर, आप ही की बात आ रहा हूं। स्वामी दिवाकर पहले 30 सेकंड दें साजिद रशीदी। जी सुनिए, को याद करते रहिए। किस यूनिवर्सिटी का नाम बताइए? आपको बोलिए यूनिवर्सिटी का नाम बोलिए ना, यूनिवर्सिटी का नाम बोलिए। रोहित वेमुला की हत्या कैसे हुई? अरे एमयू में वो एक बात बता। अरे कहां विषय नहीं आज तेलंगाना का हाई कोर्ट, तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ है। अरे एक सेकंड, आप मुझे लगता है कोर्ट का निर्णय पढ़ लीजिए उसके ऊपर। ये विषय नहीं है। ओके स्वामी दीपांकर 30 सेकंड। मैं मात्र इतना क्या 30 से भी कम में खत्म पूछिए, करूंगा। दलितों का आरक्षण एमयू में और जामिया मिलिया में खत्म हुआ, बोले थे कुछ? बताइए। भाई जान के बारे में नहीं बोलेंगे, यहाँ भाई की जान देने के लिए बोलेंगे। हिंदुओं में एक सेकंड है, हिंदुओं में दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आप बताएं, अभी सुधांशु जी ने जो बात बोली, इसका जवाब क्या है? एमयू में जब दलितों का आरक्षण खत्म हुआ तो आप परेशान हुए थे उस बात के लिए? पूरे हिंदुस्तान में कितनी आबादी है? 140 करोड़। 140 करोड़ में अगर 2 इदारे हमारे हैं, वो भी हमारे न रहे, वो भी हमारे न रहे, मतलब वो आपका है। जैसे आपने कहा कि 80% में बंटवारा है, तो क्या 2 इदारों में बंटवारा होना चाहिए? बताओ आप कह रहे हैं आप अपना नहीं बांटेंगे? हमारे 20% हमारे, बहुत अच्छा, 80% में उन्होंने कह दिया कि जब हमारे में आ जाओगे 20% हमारे, 80% में बंटवारा। यहां नहीं बोलोगे आप उस बात को? पलट कर फिर कहूंगा, जब तक हम लोग जातियों में बंटते हैं नतीजे ऐसे ही निकलते हैं। बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले एक पत्ता तोड़िए और फिर उसको जोड़कर दिखाइए, बोले जुड़ेगा नहीं। तो बोले तोड़ने का अधिकार तुम्हें दिया किसने? पहला सुनिए, मैं बुद्ध को कोट कर रहा हूं। एक स्वामी विवेकानंद ने कहा था 7 समंदर पार, मुझे गर्व है हिंदू होने पर। उन्होंने ये नाटक नहीं किया। और तीसरी और अंतिम बात, जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लग गई बिहार में भी। क्या कहिएगा? अंतरिम रोक लगी है ना, क्या कहिएगा? तो जातिगत जनगणना जहर है। अगर अच्छा होता तो और एक लाइन और, सरदार पटेल, अभी जी एक सरदार पटेल कभी रोकते नहीं। एक फैक्ट और बोल दूं, अभी इन्होंने कहा ना गांधी जी को, अब मैं अंबेडकर जी को कोट करता हूं। अंबेडकर जी की अपनी किताब है हु वर शूद्राज, उसका चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 पढ़िएगा जाके। उन्होंने कहा देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद वैदिक एज शूद्राज। कहानी कहे जा रहे हैं, हजारों साल से ये हो रहा है। ये अंबेडकर जी से पढ़े हैं आप। दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। ये बात आपने क्यों कहा कि हमने छत्री को बनाया? उस समय आप दलित का कार्ड खेलते हैं, उस समय आप सभी खेलते हैं। जी जी जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।